हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी चीख का अगला भाग लेकर आई हूँ। अगर आपने पहले की कहानी नहीं सुनी है तो पहले उसे सुन लें, वरना कहानी आपको समझ नहीं आएगी। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर पिछले भागों का एक छोटा सा रिकैप जरूर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि विवेक एक हद तक अनामिका की सच्चाई जान चुका है। वो उसका पीछा करता है और दोबारा उसे पर्स प्लांट करते हुए देखता है। एक सुबह उसका छोटा भाई उसे अखबार में छपी खबर दिखाता है कि उसके एक सीनियर ने कॉलेज में ही आत्महत्या कर ली होती है। विवेक अंततः अनामिका के घर जाता है और साफ महसूस करता है कि दाल में कुछ काला है। वो अनामिका को धमकाता भी है, पर वो साफ मुकर जाती है कि उसने कुछ भी किया है। विवेक अपने एक पुराने परिचित प्रथम बैनर्जी से मिलता है, जिन्हें तांत्रिक क्रियाओं की जानकारी होती है, और वो शक करते हैं कि इन सब के पीछे जरूर अनामिका की दादी है। वो विवेक को उन सब से दूर रहने को भी कहते हैं। विवेक एक मॉल में पूरब के दोस्त सुयश और रोनित से मिलता है और वो उसे पूरब के बारे में बताते हैं। तभी उसे वहाँ अनामिका भी मिलती है, जो बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। फिर वो उसके साथ उस प्रेत को भी देखता है, जिसके प्रभाव में आकर अनामिका आत्महत्या कर लेती है। विवेक को एक राहत के साथ याद आता है कि उसने अपना कप उसके कप से बदल दिया था। अनामिका की रहस्यमयी आत्महत्या पर पुलिस विवेक से पूछताछ करती है। वो घर लौटता है, जहां कोमल, उसका छोटा भाई वरुण और पूरब के फ्लैटमेट्स रोनित और सुयश होते हैं। विवेक सबसे यही कहता है कि अनामिका मर चुकी है, इसलिए अब सब ठीक है। दूसरी तरफ अगले दिन प्रथम अंकल फिर उससे कहते हैं कि फसाद की जड़ बुढ़िया थी और वो अभी भी एक खतरा है। विवेक को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसे ये बेहद सनसनीखेज बात पता चलती है कि जिसे वो अब तक अनामिका समझ रहा था वो कोई और ही थी। और पुलिस ये भी कहती है कि उस घर की जो हालत है उसे देखकर नहीं लगता कि उस घर में लंबे समय से कोई रह भी रहा होगा। विवेक खुद उस घर को देखता है तो यही पाता है, वो अब पूरी तरह उजाड़ और वीरान है। वो इसी उधेड़बुन में घर पहुंचता है, जहां एक बार फिर उस लड़की के प्रेत से उसका सामना होता है। और जब उसे इसका कारण समझ में आता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी होती है। उस पर भी वो शक्तिशाली तंत्र प्रयोग हो चुका था। अब आगे। गुड मॉर्निंग, वरुण दमकता सा बोला। क्या भाई, कल फिर सोफे पर सो गए थे क्या? एक तो आपकी ये रात भर टीवी देखने की आदत। बड़बड़ाते हुए उसने चाय के कप मेज पर रख दिए। सोफे पर बुद्ध बना उसका बड़ा भाई विवेक बैठा था। उसने वरुण को नहीं बताया कि सोना कहाँ हुआ। वो रात भर से जाग रहा था। पिछली रात बहुत भारी बीती थी, जब यहीं इसी हॉल में वो चीखती हुई लड़की के प्रेत से उसका फिर से सामना हुआ था। और विवेक ने बुरी तरह महसूस किया था कि किसी नामालूम तरीके से उस पर भी वो काला जादू हो ही चुका था। वही खतरनाक जादू जो अब तक दूसरों को चपेटे में लेता आया था और अब उस पर भी शैतानी शिकंजे की तरह आ कसा था। तो अब बस 3 दिन बाद वो भी मयंक और पूरब की तरह ही। चाय, वरुण ने एक कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। अच्छा भैया, मैं घर निकलने की सोच रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, वरुण बोला। विवेक ने उसके हाथ से कप ले लिया। तभी चाय के कप से एक बड़ी सी रोएदार काली मकड़ी निकलकर विवेक के हाथों पर रेंगने लगी। वो बुरी तरह डर गया और कप उसके हाथों से छूट गया। अरे अरे, क्या हुआ? वरुण चीखा। आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, विवेक क्षीण सी आवाज में बोला और जल्दी जल्दी पलके झपकाने लगा। वो समझ गया था कि वो मकड़ी सिर्फ उसे ही दिखाई दी थी, वरुण को नहीं। शुरुआत हो चुकी थी। वरुण ने अपने भाई को गौर से देखा। वो थका हुआ सा था, उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, चेहरा सफेद पड़ गया था। भैया, क्या हुआ आपको? बीमार लग रहे हो, वो उसका माथा छूता हुआ बोला। मैं ठीक हूँ, विवेक भरसक अपने स्वर को संतुलित करता हुआ बोला। उसका स्वर लड़खड़ा रहा था। कब निकलना है तुझे? दोपहर को, पर आप? मैं ठीक हूँ, बस कल अच्छी नींद नहीं आई। तू चला जा, बहुत दिन हो गए। आज संडे है, आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। बोलते बोलते उसका गला भर आया। वरुण मम्मी पापा के पास जा रहा था।
मम्मी पापा, वो अब उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। ठीक है, बोलता हुआ वरुण अपने कमरे में चला गया। पक्का आप ठीक हो? कुछ देर बाद वरुण ने कहा। वो सामान पैक कर चुका था। हाँ मेरे बाप, अब टल भी। विवेक उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोला। नीचे एक कैब उसके लिए आई हुई थी। वो बालकनी में खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। अच्छा ही हुआ, उसने मन ही मन सोचा। आने वाले 3 दिनों में जाने उसकी क्या दुर्गति होनी थी। वो नहीं चाहता था कि वरुण वो सब देखता। उसकी आंखें भर आई। पूरब, मयंक, अनामिका, सबका अंजाम देखा था उसने। अब सोचने वाली बात यह थी कि उसकी मौत कैसे होगी। काश वो शांति से मर सकता। काश उसे पता न होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। बहुत भूख लग रही थी। वो किचन में आया। उसने एक कैसरोल खोलकर देखा। उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। उसमें कटी हुई इंसानी अंगुलियां रखी हुई थी। उसे रौनक की बात याद आ गई कि किस तरह पूरब खाने की चीजों को देखकर खींच रहा था। फिर हिम्मत करके उसने एक सेब उठाया और उसे काटता हुआ अपने रूम में आया। अचानक उसने चिहुक कर उस सेब को देखा। सेब को जहां उसने काटा था वहां से खून निकल रहा था, जैसे सेब का खून बह रहा हो। वो भागकर बाथरूम में गया और वॉश बेसिन पर झुक गया। उसे उल्टियां होने लगी थी। अचानक उसे सीने में जकड़न सी महसूस होने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ घुमड़ रहा हो। वो बेसिन के ऊपर लगे आईने के सामने खड़ा था। उसने एक टॉर्च उठाई और मुंह खोलकर देखने लगा। उसकी जीभ के पीछे गले के अंदर कुछ हिल रहा था, जो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसने टॉर्च फेंक दी और बाथरूम से बाहर आ गया। वो सर पकड़ के बैठ गया। क्या अब 3 दिन तक यही सब होना है? जब तक वो मर नहीं जाएगा, क्या इसी तरह पल पल मरता रहेगा? करे तो क्या करे, ये पक्का उसी बुढ़िया का काम है। पर वो तो जैसे गायब हो चुकी है। उस कथित अनामिका का घर भी वीरान पड़ा है। वो चाहकर भी फसाद की जड़ तक नहीं पहुंच सकता था। उसे डर लगने लगा। ऐसी हालत में वो अकेला नहीं रहना चाहता था, पर वो था तो अकेला। भाई भी जा चुका था। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ कोमल, आज तो छुट्टी है, वो भी अपने फ्लैट पर होगी। कुछ देर बाद विवेक एक टैक्सी में बैठा कोमल के घर की ओर जा रहा था। अपनी बाइक से जाने की उसमें अब हिम्मत नहीं बची थी। टैक्सी में बैठे बैठे एक दर्द भरी टीस ने उसे याद दिलाया, अगले महीने कोमल का बर्थडे है। वो उसी दिन तो उसे प्रपोज करने वाला था। उसने धीरे से आंखें पोंछी। अगर किसी को कुछ बताना ही था तो फिर वो कोमल को सब बता देगा। टैक्सी कोमल के अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। वो लड़खड़ाता सा कोमल के फ्लैट पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। बहुत देर हो गई, दरवाजा नहीं खुला। कोमल, वो दरवाजा पीटते हुए बोला। कोमल दरवाजा खोलो, मैं हूँ। और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। विवेक ने सामने देखा और बुरी तरह चिहुक गया। वो फटी आंखों से सामने देखता रह गया, क्योंकि सामने जो था उसके मुकाबले रात के आश्चर्य तो कुछ भी नहीं थे। उसके सामने दरवाजे पर अनामिका की दादी खड़ी थी। वो न जाने कितनी देर तक उस रहस्यमय बुढ़िया को घूरता रहा। वो तो भूल ही गया था कि ये औरत कितनी डरावनी दिखती थी। एक आंख बड़ी, दूसरी छोटी, गोल झुर्रियों वाला डरावना चेहरा, जिस पर हमेशा एक भयंकर भाव रहता था। विवेक जैसे सांस लेना ही भूल चुका था। बुढ़िया उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुराई। विवेक को उसके ईंट जैसे दांत दिखे, जिन पर काई जमी थी। कौन है मौसी? अंदर से एक लड़की की आवाज आई। बुढ़िया ने विवेक को अंदर आने का इशारा किया। वो बहुत कम बोलती थी। ये बात भी उसे और डरावना बनाती थी। अंदर कोमल आराम से सोफे पर बैठी नेल पेंट लगा रही थी। कोमल, ये औरत, तुम क्या? विवेक बुढ़िया की तरफ उंगली से इशारा करता हकलाता सा बोलने लगा। ओह, तो तुम हो? कोमल उसकी तरफ बिना देखे ठंडेपन से बोली। वो अभी भी अपने नाखूनों को देखने में व्यस्त थी। कोमल, विवेक अनिश्चितता से फुसफुसाया। सोच ही रही थी कि तुम आओगे। खैर छोड़ो, ये बताओ, चाय पियोगे? वो व्यंग से हंसी और सीधा विवेक को देखने लगी। खामोशी छा गई। विवेक बस उसे घूरता रहा। ये सब तुमने किया? विवेक बूढ़ी औरत को घूरता हुआ सदमे से बोला। हाँ, मैंने किया, आगे भी करूंगी। वो दांत पीसती हुई बोली। बस एक बार तुम रास्ते से तो हट जाओ, शर्लॉक होम्स। पर क्यों? विवेक बेचारगी से बोला। वो तो यहाँ अपनेपन और सहानुभूति के लिए आया था, पर मैं किसी के घर तो नहीं गई ना ये सब करने के लिए। कोमल गुस्से में फुफकारती हुए बोली। सारे लंपट खुद ही चले आते थे अनामिका का पर्स लौटाने और घुटनों तक लार बहाते थे।
वो मयंक का बच्चा शादीशुदा होते हुए भी उससे फ्लर्ट कर रहा था। साला खुद लंपट था पर अपनी बीवी के कैरेक्टर का भजिया पाव किए पड़ा था। दूसरे भी उसी के जैसे थे। अब चखो मजा, सब मरेंगे। आवारा घटिया मर्द। लड़की देखी नहीं कि वो गुस्से में सोफे से खड़ी हो गई थी और उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थी। और पूरब, उसने क्या किया था? विवेक ने पूछा। वो, उसे तो उसकी ओवर स्मार्टनेस ले डूबी। वो तीखी हंसी हंसी, जैसे कि अब तुम्हें तुम्हारी ले डूबेगी। वो क्रूरता से बोली। जब सभी मयंक को पागल मान चुके थे तो उसने काला जादू रटना शुरू कर दिया था। जब मैं उसके साथ कॉफी शॉप में बैठी थी तो मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने जो ज्ञान बघारा था वो काफी हद तक सही था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। वो आराम से बोली। और वो लड़की? मयंक ने कमजोरी से पूछा। उसे अब चक्कर आ रहा था। वो अनामिका तो नहीं थी, उसका नाम तो शायद मेघा। वो तो बस एक बेवकूफ लड़की थी जो सुंदर थी। मुझे बस उसकी सुंदरता से मतलब था। मैंने उसे इस काम के पैसे दिए थे। वो बेरोजगार थी, हीरोइन बन नहीं पा रही थी। उसे पैसे की तंगी थी और घर वो लौटना नहीं चाहती थी, तो वो मान गई। पर सिर्फ तुम्हारी वजह से, विवेक सक्सेना। वो दांत पीसती सी बोली। वो मेरे हाथ से भी गई और उसकी पोल भी खुल गई। विवेक उसे ठगा सा देखता रहा, उस लड़की को जिससे वो 15 मिनट पहले तक प्यार करता था। पुलिस को उस घर से कुछ क्यों नहीं मिला? विवेक ने पूछा। मिला ना, बेसमेंट में बहुत कुछ मिला जिन्हें मैं समय रहते हटवा नहीं पाई, पर वो सब भी मेरे हक में ही गया। कौन मानता कि एक बूढ़ी औरत, उसने बुढ़िया पर एक नजर डाली, और एक खूबसूरत सी लड़की वैसी जगह पर रहते हैं। बाकी वहां से कुछ सामान हटाना था और थोड़ी धूल और कचरा फैलाना था, बस। ऐसे में कौन मानता कि वहां कभी कोई पर्स लौटाने भी आया था? पर ये सब किस लिए कोमल? विवेक आहत भाव से बोला। हम इतने दिन से साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते थे, फिर ये तो टांग फंसाने के पहले सोचना था ना। वो जहर बुझी आवाज में बोली। मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, जानती थी तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, उस दुर्लभ प्रजाति से हो जो जिंदगी भर एक के ही होकर रहते हैं। वो उठी और बिल्कुल विवेक के सामने आ खड़ी हुई। बहुत स्मार्ट बन रहे थे ना, कप को आपस में बदल कर क्या सोचा था, बच जाओगे? जिस रात हम सब तुम्हारे घर पर इकट्ठा थे और चाय पी रहे थे, मैंने मौका देखकर तुम्हारा कप उड़ा लिया, और आगे तो तुम जानते ही हो। वो हंसी। और तुम बच जाओगी, है ना? इतना सब कुछ होने के बाद। विवेक अब गुस्से से कांप रहा था। ओह, तो मुझे अरेस्ट क्यों नहीं करा देते? वो मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोली। जाओ, जाकर बोल दो पुलिस को मैंने तुम पर काला जादू कर दिया है। जाओ ना, कुछ तो करूंगा ही। वो दांत पीसता हुआ बोला। मैं भी क्या सोचे बैठा था तुम्हारे बारे में, साबित कर दिया तुमने कि तुम लड़कियों के बारे में मैं पहले ही सही था। वो फर्श को रौंदते हुए वहां से चला गया। नहीं, मरूंगा भी तो इतनी आसानी से नहीं, हरगिज नहीं। वो प्रथम अंकल के घर के ड्राइंग रूम में बैठा इंतजार कर रहा था। अब वही उसकी मदद कर सकते थे। वो कोमल के घर से सीधा वहां पहुंचा था। वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा और उछल पड़ा। पूरब, तुम? वो हकलाता सा बोला। सामने पूरब खड़ा था, किसी लाश की तरह स्थिर। उसके चेहरे पर, गाल पर जगह जगह कांच के टुकड़े धसे हुए थे और मुंह में भी वही टुकड़े इस तरह भरे हुए थे कि उसका मुंह खुला ही हुआ था। वो किसी जॉम्बी सा लड़खड़ाता हुआ विवेक की तरफ बढ़ने लगा। पूरब, ये तू क्या? रुक जा। विवेक घबराकर पीछे हटने लगा, पर वो बढ़ा ही चला जा रहा था, चेहरे पर भयंकर भाव लिए। विवेक घबरा गया। हड़बड़ाहट में उसने चारों तरफ देखा। वही एक भारी शोकेस रखा हुआ था। विवेक ने वो उठाया और पूरी ताकत से वो उस पर दे मारा। एक जोरदार चीख की आवाज आई और विवेक जैसे होश में आ गया। उसने सामने देखा और सुन्न पड़ गया। फर्श पर प्रथम अंकल गिरे हुए थे और उनके सर से खून बह रहा था। अंकल! ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? उसने झुककर प्रथम अंकल को दोनों हाथों से संभाला। सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, वो कलपता सा बोला। वह बात करो, प्रथम अंकल फंसी हुई आवाज में बोले। उससे बात करो, जाओ। बात? पर किससे? विवेक ने पूछा, पर वो तब तक बेहोश हो चुके थे। तभी उनका नौकर आ गया। आप जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगा, वो बोला। पर इन्हें हॉस्पिटल, विवेक बोला। मैं कर लूंगा, आप जाओ, वक्त कम है, जाओ जल्दी, नौकर बोला। वो प्रथम अंकल का सहायक भी था, उसे काफी कुछ मालूम था। वो पागलों की तरह सड़क पर भटक रहा था। दिन ढल रहा था। 3 दिन में एक दिन बीतने जा रहा था।
अब बस 2 दिन और जिससे मदद की उम्मीद थी प्रथम अंकल, वो अब मदद करने की हालत में नहीं थे। और सबसे बढ़कर कोमल, उसकी सच्चाई ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। इतना बड़ा धोखा! सब उसे ठूठ कहा करते थे। वो लड़कियों के मामले में बड़ा रूखा सा रहा करता था। किसी को क्या मालूम कि वो बहुत पहले से कोमल को पसंद करता था और इसीलिए दूसरी लड़कियों से उसे मतलब न था। कमजोरी उस पर हावी होने लगी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। उसकी आंखें खुली। एक मध्यम रोशनी वाला कमरा था। उसके सर पर और दाहिने हाथ पर पट्टी बंधी थी। वो हॉस्पिटल में था। वो कराहते हुए उठ बैठा। अभी भी उसका सर थोड़ा घूम रहा था। कोई है? उसने आवाज लगाई। कोई नहीं आया। उसने हाथों में लगी ड्रिप हटाई और रूम से बाहर आ गया। बाहर एक लंबा गलियारा था जिसके अंत में कोई था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब वो किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार था। गलियारे के आखिर में कोई दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। कौन? विवेक ने धीरे से पूछा। वो पलटा और विवेक कई कदम पीछे हट गया। वो मयंक था। वो बहुत देर तक विवेक को सूनी आंखों से घूरता रहा, फिर पलटा और अपनी पीछे वाली दीवार पे जोर जोर से सर पटकने लगा। विवेक हड़बड़ा गया। नहीं, ये सच नहीं है, सिर्फ एक सपना है, बुरा सपना। वो बुदबुदाते हुए वापस जाने को मुड़ा और वहीं थमक के खड़ा हो गया। उसके सामने वही भयानक लड़की हवा में खड़ी थी। वही भयंकर हुलिया, आधा चेहरा बालों से ढका हुआ और बाकी का आधा वैसा ही डरावना, एक खाली आंख का कोटर लिए। वो अपने आधे चेहरे से उसे गुस्से से घूरती हुई आगे बढ़ने लगी। विवेक पीछे हटने लगा, पर पीछे दीवार थी। वो डर से कांपने लगा। तभी उसे कुछ याद आया। प्रथम अंकल ने कहा था उससे बात करो। लड़की अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। रुक जाओ, विवेक के मुंह से निकला। रुक जाओ प्लीज। विवेक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वो लड़की सचमुच वहीं रुक गई और उसका चेहरा उसकी दिशा में स्थिर हो गया। देखो देखो, हम बात कर सकते हैं, ठीक है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, मैं। वो लड़की नीचे उतर गई। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। विवेक को लग रहा था उसका दिल धड़कते हुए कहीं बंद न हो जाए। जाने क्या होने वाला था। वो पूरा गलियारा बंद था। कहीं कोई खिड़की नहीं खुली थी। फिर भी जाने कहां से एक हवा का तेज झोंका आया और उस लड़की के चेहरे पर पड़ा। उसके आधे चेहरे पर झूलते बाल उड़कर हट गए और विवेक ने, शायद एकमात्र उसी ने, पहली बार उसका पूरा चेहरा देखा। बाकी का आधा चेहरा सही सलामत था और उस पर वो काली, लंबी, खूबसूरत आंख, तीर कमान जैसी भव। उसे देखकर ही पता चलता था कि लड़की कभी खूबसूरत थी। उसने हिम्मत करके उस लड़की की उस सलामत आंख में देखा और उसे ये अजीब सा एहसास हुआ कि वो कभी जिंदा भी थी। पर फिर ये बाकी का छत चेहरा, ये कैसे हुआ? क्या हुआ था आखिर? उसके ये सोचने भर की देर थी कि वो लड़की आगे बढ़ने लगी। नहीं, रुक जाओ, विवेक दोनों हाथ सामने करता हुआ घबराकर बोला। पर वो लड़की नहीं रुकी। वो बढ़ती रही जब तक कि विवेक चीखना चाहता था, पर उसकी जुबान जैसे बर्फ हो चुकी थी। चारों तरफ भयंकर अंधकार और ठंड। क्या ये मौत है? वो रूह अब उसके शरीर में खड़ी थी। अगले ही पल विवेक को उस गलाती ठंड और जकड़न के अलावा कुछ और भी महसूस हुआ, जैसे उसके दिमाग में कोई फिल्म शुरू होने वाली थी। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसे कुछ राहत महसूस हुई। सब सामान्य हो गया था। उसने आंखें खोली और वो बुरी तरह चौंक पड़ा। वो हॉस्पिटल में नहीं था। वो ये कहाँ आ गया था? उसने चारों तरफ देखा। वो एक साफ सुथरे बिस्तर पर था और वो एक अपरिचित कमरा था। बाहर से किसी बहस की आवाजें आ रही थी। वो उठने को हुआ और उसके मुंह से कराह निकल गई। उसने देखा तो उसके शरीर पर कई जगह पट्टियां थी और चोटों खरोंचों के निशान थे। वही निशान जो उसने उस प्रेत के शरीर पर अक्सर देखे थे। वो बाहर आया और थमक कर खड़ा रह गया। ओह, ये तो वही घर है। वो उसी घर में था जहाँ वो कभी पर्स पहुँचाने आया था। अनामिका का घर। वो हॉल में खड़ा था और एक बंद कमरे से जोर जोर से झगड़ने की आवाजें आ रही थी। तभी किसी ने बाहरी दरवाजा खटखटाया। यार, क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ये तो वही घर है, पर अभी ये उतना डरावना और मनहूस तो नहीं लग रहा। ठीक ठाक है सब यहाँ। उसने हर तरफ नजरें दौड़ाई। सामने सोफे को देखकर उसे याद आया जब वहां बैठकर उसने कॉफी पी थी और जिस पिछले दरवाजे से झिर्री बनाकर बुढ़िया उसे घूर रही थी, वहां से ही
वो झगड़ने का स्वर आ रहा था। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो थोड़ा चौंक पड़ा, क्या करूं? फिर वो अनिश्चितता से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने उसे खोल दिया। सामने कोई खड़ा था जिसने जानबूझकर बरामदे की बत्तियां बुझा दी थी। बस बाहर से आती सड़क की बत्तियों की रोशनी उस पर पड़ रही थी और वो एक स्याह साए से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। उसने और गौर से आगंतुक को देखा तो पाया कि उसने किसी रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा था और उसके हाथ में कुछ था। हे भगवान, ये तो नहीं! जैसे दिल धड़कने के 100वें हिस्से में उसे आभास हो गया था कि उस साए के इरादे क्या थे। पर इससे पहले कि वो बचने का कोई उपाय करता, छपाक! उसने चेहरा एक तरफ घुमा लिया था, पर चेहरे का एक हिस्सा उस तरल से नहा गया था। न सिर्फ चेहरा बल्कि एक तरफ का कान, गर्दन और कंधा भी। कुछ पल तो सदमे में बीते, फिर सब कुछ हवा हो गया उस दानव जैसे दर्द के सामने। वो उकड़ू होकर वहीं फर्श पर बैठ गया और उसके मुंह से निकली एक चीख, एक दिल दहला देने वाली चीख। बेतहाशा दर्द, ये आवेग, ये जलन, जैसे किसी ने खौलता तेल ही उड़ेल दिया हो उस पर। अपना ही मांस जलने की वो गंध। मुझे मार डालो, बस इस दर्द को खत्म करो, कोई कुछ करो। और ये दिख क्यों नहीं रहा इस आंख से कुछ? और ये कान में क्या गल रहा है? बंद करो, बस खत्म करो। वो गला फाड़कर चीख रहा था और अगले ही पल झटके से सामने वाले कमरे का दरवाजा खुल गया और कुछ लोग हॉल में आ गए। सामने का नजारा देख सबको जैसे लकवा मार गया था। उन लोगों में एक अधेड़ दंपत्ति थे और एक युवती थी। वो औरत उसे देखकर गला फाड़कर चिल्लाई और भरभरा कर फर्श पर गिर पड़ी। उसका पति उसे संभालने लगा और वो युवती सदमे के मारे आगे बढ़ने लगी। वो शायद उसे पहचानता था, पर तब कुछ सोचने की सुध कहाँ थी। वो अब भी दर्द में पागलों की तरह चीखे जा रहा था। दृश्य बदल गया। वो अब शायद अस्पताल के एक अपरिचित निम अंधेरे कमरे में था। उसकी नजर पड़ी, छत पर पंखा धीरे धीरे हिल रहा था। पर ये उसने एक हाथ से अपनी एक आंख को टटोला जिससे उसे दिखाई नहीं दे रहा था। आह, ये तो पट्टी बंधी हुई है। जलन भरा दर्द अब 30 मारते फोड़ों जैसे दर्द में बदल चुका था। वो हिम्मत करके उठा, पर इस कोशिश में उसके गले से कराह निकल गई। उसका सर घूम रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका एक तरफ का जला हुआ चेहरा, उधर की जली हुई गर्दन और कान सब आपस में हल्के से चिपक गए थे। वो गर्दन सीधी नहीं कर पा रहा था। सर एक तरफ को झुकाए हुए उसी हालत में वो उठा। उस कमरे में वो अकेला था और तभी एक दीवार पर एक आईना प्रकट हो गया। अस्पताल के कमरे की दीवार पर आईना कतई गैर जरूरी, पर वो था, वही था। और उसके अंतर्मन में एक अनजान भय कांटे की तरह चुभने लगा, जिसका उस समय के उस दर्द से कोई ताल्लुक न था। उसके कदम अपने आप उस आईने की तरफ बढ़ने लगे, जबकि वो जाना नहीं चाहता था। भारी कदमों से वो वहां पहुंचा और ज्यों ही उसकी उस सलामत आंख ने आईने में खुद का चेहरा देखा, वो भूल गया कि उसका चेहरा कितना जख्मी था। उसका मुंह खुला, सिर्फ नुचला होठ, क्योंकि ऊपरी होठ तो गाल से चिपका हुआ था। और वो जोर से चिल्लाया। उसकी पट्टी अपने आप हवा में गायब हो गई थी और जो सामने था वो था आधा जल चुका बर्बाद चेहरा। आंख की जगह पर एक गहरा जख्म था। गाल में भी एक बड़ा सुराख हो चुका था जिससे कि अंदर के दांत दिख रहे थे। ऊपरी होठ मुड़कर चिपका हुआ था, वो जरा सा तिरछा हुआ। गर्दन भी खासी जली हुई थी और कान, वहां तो बस एक खाली छेद बचा था। वो फर्श पर गिर गया और रोने लगा। उसका चेहरा, उसकी पहचान, कितना खूबसूरत था वो। लड़कियां मरती थी उस पे, और अब क्या? हे भगवान, कितना भयानक दिख रहा हूं मैं। मेरा चेहरा चला गया, अब क्या बचा है? और तभी बाकी लानतें भी उस पर हावी हो गई। उसकी नाक जल गई थी, श्वसन नालिका सिकुड़ गई थी। वो ठीक से सांसें भी नहीं ले पा रहा था। रोने की वजह से उसकी खराब हो चुकी आंख खुले घाव की तरह दुखने लगी थी। इसके अलावा जहां जहां से भी वो जला था, उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उस हिस्से पर भारी बोझ रख दिया था। नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। और ऐसा सोचते ही वो जैसे नींद से उठा। उसने चारों तरफ देखा। वो फिर से उसी अस्पताल के कमरे में था। ड्रिप वापस हाथ में लगी हुई थी और वो बड़बड़ाते हुए उठा। वो प्रथम अंकल के घर से निकलकर यहाँ वहां भटक रहा था। फिर वो शायद बेहोश हो गया था और यहाँ पहुंच गया था। और फिर जो हुआ, उस प्रेत का दिखना, उसका उससे बातें करना, उसका वो सलामत आधा चेहरा, उसका उसके पार गुजर जाना, और वो यादें, वही अनामिका का घर जहाँ उसने दरवाजा खोला था,
और किसी ने उस पर कुछ फेंका था। ये भगवान, कितना भयानक एहसास था। और फिर उसे याद आया कि उस अजीब से सपने में जब वो बेतहाशा चीखे जा रहा था तो कुछ लोग उसके पास आए थे। एक पति पत्नी जिन्हें वो पहचानता नहीं था और एक जवान लड़की जो उसकी उस हालत पर वो कोमल थी और उसका चेहरा। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ फेरा। थैंक गॉड, सब ठीक है। पर कितना भयानक था वो, खुद की शक्ल का आईने में वैसा दिखना। इतना तो कभी उस प्रेत ने भी नहीं डराया जितना वो नजारा हिला गया था अंदर तक। अगर वो सच होता तो मैं तो मर ही जाता, कसम से। कौन जी सकता है उस दर्द, तकलीफ और सब कुछ बर्बाद हो जाने वाले एहसास के साथ। ओह, तो ये हुआ था उस लड़की के साथ, वही सब कुछ दिखाया था उसने मुझे, तभी वो वैसी हो गई। मगर फिर क्या, उसके बाद क्या? और कोमल, वो भी तो दिखी थी उस अजीब से सपने में। उसका भी जरूर इन सब घटनाओं से कोई ना कोई नाता तो है। वो एक बार फिर उठा और बाहर गलियारे में आ गया, वहीं जहां कुछ देर पहले उस लड़की के प्रेत से उसका सामना हुआ था। वो सोच रहा था कि काश वो फिर दिखती और उसे कुछ और भी बताती। और तभी उसकी नज़र एक खिड़की के कांच पर पड़ी। उसने जल्दी से बाहर देखा। उस अस्पताल के बगल वाली गली दिख रही थी। उस गली के दूसरी तरफ एक निर्माणाधीन इमारत थी, जाने कब से अधूरी थी, आगे बनेगी भी कि नहीं। और उस इमारत के पास वो प्रेत खड़ा सीधा उसी को घूर रहा था। वो पहली मंजिल पर था और प्रेत नीचे गली में सर उठाए उसे देख रहा था। अचानक उसने अपना एक हाथ उठाया और उस इमारत की बाहरी दीवार पर इशारा करने लगी। दूसरा दिन निकल आया था। एक नर्स उसके सामने नाश्ते की ट्रे रखकर चली गई। उसने कवर हटाया और एक तेज आवाज के साथ ट्रे नीचे आ गिरी। उसे फिर कुछ भयानक दिख गया था। उस पर किया गया तंत्र प्रयोग अब भी अपना काम कर रहा था। जल्द ही कुछ करना होगा, वरना भूख से ही मर जाऊंगा, उसने सोचा। वो उस इमारत के सामने खड़ा था जिसकी तरफ पिछली रात उस भयानक लड़की के प्रेत ने इशारा किया था। उसे वहां से हॉस्पिटल की वो खिड़की दिखाई दे रही थी जहां पिछली रात वो खड़ा था। पर करूं क्या, उसने सोचा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। भूख से आंखें कुलबुला रही थी। वो एक आधी बनी इमारत थी जिसकी एक दीवार पर बेहिसाब विज्ञापनों के पोस्टर लगे हुए थे। वो झल्ला कर वो सारे पोस्टर नोचने लगा। आसपास से गुजरते लोग शायद उसे पागल ही समझ रहे थे। उसका ध्यान इस तरफ भी नहीं गया कि वो सड़े गले पोस्टर कितनी आसानी से निकलते जा रहे थे, एक के बाद एक। पहले एक फिल्म का पोस्टर, फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, फिर किसी एड एजेंसी का, फिर एक मिनट, उसके हाथ हवा में रुक गए। इन पोस्टरों के नीचे से जो पोस्टर निकल कर आया था वो किसी गुमशुदा लड़की का था। तारीख के हिसाब से वो पोस्टर सालों पुराना था, पर ऐसे चमक रहा था जैसे कोई आज ही चिपका कर गया हो। उसमें एक गुमशुदा लड़की की तस्वीर थी जिसका नाम था अनामिका। विवेक हैरानी से बुदबुदाया। उसने पते पर नजर डाली तो वो उसी घर का था जहां वो पर्स पहुंचाने गया था। फिर धीरे धीरे वो पोस्टर पुराना होता गया और धुंधला होकर गल गया, पर तब तक विवेक उस गुमशुदा लड़की को पहचान चुका था। वो प्रेत उसी गुमशुदा लड़की का था, मतलब वो मर चुकी थी। मतलब वो प्रेत जिस लड़की का था हकीकत में वो ही अनामिका थी। अरे विवेक, यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक ने मुड़कर देखा। पीछे रौनक खड़ा था। पिछली शाम उसी ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। विवेक, रौनक और श्रेयस अपने फ्लैट पर थे। विवेक ने उन्हें बता दिया था कि उसके साथ क्या हुआ था। तो अब क्या करें? रौनक डरता हुआ बोला। क्या तुम भी पूरब की तरह? कोशिश तो कर रहा हूँ कि इस बारे में कुछ कर सकूं। और विवेक ने उन्हें उस पोस्टर वाली लड़की के बारे में बता दिया। मेरे साथ चलो, अचानक सुयश बोला। सुयश एक अखबार के दफ्तर में काम करता था। वो उन तीनों के साथ अखबार के मोर्ग में गया जहां पुराने अखबार रखे जाते थे। विवेक ने जो तारीख पोस्टर पर देखी थी वो लगभग 7 साल पुरानी थी। उन तीनों ने उसी के आसपास के अखबार खंगालने शुरू कर दिए। लगभग 1 घंटे बाद विवेक को पहली सफलता हाथ लगी। एक छोटे से कॉलम में छपा था कि अनामिका बख्शी नाम की एक लड़की की तरफ से 3 लड़कों पर केस दर्ज हुआ था कि उन तीनों ने उसके साथ मारपीट की थी और गलत इरादा रखते थे। क्योंकि वो लड़के बड़े ही रसूख वाले परिवारों से थे, इसलिए ये खबर अखबार तक पहुंच गई। इसके आगे अनामिका की कोई खबर नहीं थी। 2 घंटे और बीत गए।
विवेक को घबराहट हो रही थी। अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो? एक मिनट, वो बोला। अनामिका को छोड़ो, उन तीनों लड़कों पर फोकस करो। रोनित और सुयश ने वही किया। कुछ देर बाद सुयश बोला, ये देखो, प्रत्युष नाम के इस लड़के ने अपने दांतों से बिजली के केबल चबा लिए थे जब ये अपने पिता की फैक्ट्री में था। ये उन 3 लड़कों में एक था। उसने बारी बारी रोनित और विवेक को देखा। उन्हें अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। 1.5 महीने बाद के एक अखबार में उन्हें अंकित नाम के एक लड़के के बारे में खबर मिली जिसने खुद पर खौलता पानी उड़ेल लिया था। तीसरे लड़के तुषार की कोई खबर नहीं थी। उन लोगों ने बहुत सर खपाई की पर कुछ नहीं मिला। रात हो चुकी थी। वो तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। मैंने उसे यहाँ बुलाया था, कोमल को, क्योंकि वो घर उसकी प्रॉपर्टी है। पूरी बात सुनने के बाद वो बोला, दिक्कत ये है कि हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। क्या? विवेक ने पूछा। वो साफ मुकर गई कि वो इन सब में शामिल है। मेघा उर्फ नकली अनामिका को वो कभी भी फोन पे कम्युनिकेट नहीं करती थी जो हम ट्रेस कर सकें। वो मानती है कि घर उसका है, पर अब वो वहाँ नहीं रहती और उसे नहीं मालूम कि उसके पीछे उस बंद पड़े घर में क्या हो रहा था। वो कभी वहाँ जाती भी नहीं थी। उसकी दादी, रोनित ने बोलना शुरू किया। वो औरत जो कोई भी है पर उसकी दादी नहीं है। उसकी दादी काफी पहले गुजर गई जब वो बच्ची थी और वो किसी भी ऐसी औरत का होना ही नकारती है। इन सब का अनामिका से क्या लेना देना? विवेक ने पूछा। अनामिका कोमल की बड़ी बहन थी जो कि अब तक लापता है। जी? विवेक चौंका। हाँ, अनामिका एक एसिड अटैक विक्टिम थी। शुरुआत में तो इसका पता ही नहीं चला क्योंकि जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसका नाम गुप्त रखा गया, ये बोलकर कि अभी भी उसे उसके हमलावरों से खतरा है। उस हादसे की वजह से थोड़ा मेंटली अनस्टेबल भी थी और कहीं चली गई थी। कभी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। विवेक, हमारे साथ चलो प्लीज। हमारी गलती थी जो हमने पूरब को अकेला छोड़ दिया, पर अब नहीं। सुयश बोला। अब कुछ नहीं हो सकता, विवेक टूटती आवाज में बोला। साथ रह के भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। कल आखिरी दिन है। फिर? विवेक बोलता हुआ रुक गया। उसे रोड पर कुछ दिख रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। अनामिका का प्रेत रोड के बीचों बीच खड़ा था। सॉरी अनामिका, विवेक बोला, मैं कुछ नहीं कर पाया, पर अगर मुझे मरना ही है तो अब खत्म करो ये सब। कल तक का इंतजार क्यों? वो हथियार डालता सा बोला। रोनित और सुयश की घिग्गी बन गई थी उसे देखकर। वो बहुत देर तक विवेक को घूरती रही, फिर पलटकर जाने लगी। विवेक भी कुछ सोच के उसके पीछे जाने लगा। रोनित और सुयश भी उसके पीछे हो लिए। अनामिका अपने वीरान पड़े घर के सामने आकर गायब हो गई। वो चाहती है मैं अंदर जाऊं, विवेक ने सोचा। विवेक, ये तुम कहाँ आ गए? चलो यहाँ से, रोनित बोला। वो यही है अनामिका, विवेक बुदबुदाया और घर के अंदर घुस गया। पूरे घर में भटकता रहा। आखिर वो चाहती क्या है? रोनित और सुयश भी पीछे आ गए। वो थोड़ा डर भी रहे थे। वो घर रात के समय तो और भी भुतहा लग रहा था। विवेक नहीं जानता था कि वो क्या करेगा। वो बस यूं ही भटक रहा था। फिर उसे याद आया, बेसमेंट। अंत में बेसमेंट पर पहुंचे जहां मरे हुए जानवरों और इंसानी हड्डियों की भयंकर बदबू भरी थी। वो घर का स्टोर लग रहा था जहां बहुत सा कबाड़ भरा पड़ा था, पर बीच में जगह खाली थी। वो उस खाली जगह पर पहुंचे। वहां एक बड़े हिस्से पर गोलाई में किले ठुकी हुई थी, वही जगह जहां वो बुढ़िया वो सब किया करती थी। कितना डरावना है, रोनित बोला। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। विवेक, चलो यहाँ से। विवेक। विवेक उस फर्श को घूरे जा रहा था। यहाँ का फर्श बाकी के कमरे के फर्श से अलग है, मानो इसे तोड़कर दोबारा बनाया गया हो। ये तो किसी जादू टोने की जगह लग रही है। विवेक, अब चलो भी यहाँ से, सुयश थोड़ा घबरा कर बोला। नहीं, अब सब जाने बिना कहीं नहीं जाऊंगा, विवेक दृढ़ता से बोला और यहाँ वहां ढूंढने लगा। वो स्टोर रूम था तो उसे खुदाई का सामान मिल गया। विवेक की खस्ता हालत देखते हुए रोनित और सुयश ने मन मारकर ही सही खुदाई का काम शुरू किया। कुछ देर बाद एक इंसानी कंकाल के अवशेष दिखने लगे। सुयश और रोनित पसीना पोंछते हुए हैरानी से विवेक को देखने लगे। ये अनामिका है। हाँ, प्रथम अंकल ने सही कहा था। उसकी आत्मा इस तंत्र से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो उस सब को परेशान करती है जिन पर तंत्र होता है। यहाँ उसकी कब्र के ऊपर ही वो बुढ़िया वो सब शैतानी हरकतें किया करती थी। वो तीनों ही बहुत रोमांचित हो गए थे। हमें जल्द ही इस शरीर को जलाना होगा, शायद वो चली जाए, रोनित बोला। विवेक कमजोरी से वहीं गिर गया।
वो बहुत झेल चुका था। हिम्मत रखो दोस्त, बस हो ही गया, सुयश बोला। उन्होंने वहां मिट्टी का तेल छिड़का। वो बस आग लगाने ही वाले थे, तभी कहीं से एक उड़ता हुआ छोटा सा चाकू आया और रौनिक के पैर में धंस गया। वो नीचे गिर गया। तीनों ने चौंक कर सामने देखा। उनमें से एक का फाफड़ा उठाए सामने कोमल खड़ी थी। वो गुस्से में पूरी पागल लग रही थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ, ये सब? वो खुदे हुए गड्ढे को देखने लगी। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। कोमल, बात को समझो, बोलता हुआ सुयश आगे बढ़ा। कोमल ने फाफड़े का एक भरपूर वार उस पर किया। वो गिर गया। विवेक पहले से ही निढाल था। मरोगे, तुम सब मरोगे। वो गुस्से से कांप रही थी और उसका चेहरा नफरत से विकृत हो उठा था। मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, तुम सब उसका शिकार बनोगे। वो पागलों की तरह हंसने लगी। तभी गड्ढे से लपट उठने लगी। विवेक, जो पहले ही जमीन पर गिरा हुआ था, उसने नजर बचाकर धीरे से उसमें आग लगा दी थी। कोमल पागलों की तरह चीखने लगी। रौनिक तब तक संभल गया था। उसने कोमल को धक्का दिया और विवेक को पकड़ लिया। सुयश और रौनिक विवेक को संभालते हुए बेसमेंट से ऊपर ले आए। तभी आग बहुत ज्यादा भड़क गई। बेसमेंट में ज्वलनशील पदार्थ का एक बड़ा स्टॉक था। शायद उसमें आग लग गई थी। तीनों बाहर की तरफ भागे। अब पूरे घर से लपटें उठने लगी थी। आसपास लोग इकट्ठा होने लगे थे। विवेक, सुयश जोर से चिल्लाया। विवेक वापस उस चलते मकान में चला गया था। न जाने उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई थी। वो कोमल को घसीटता हुआ बाहर ले आया, जो शायद अत्यधिक धुएं से बेहोश हो गई थी। तभी एक झोंका सा विवेक को छूता हुआ निकल गया और वो थमक कर शांत हो गया। किसी ने शायद आखिरी बार उसके कान में फुसफुसा के कुछ कहा था। अनामिका अब आजाद थी, मुक्त हो चुकी थी। अचानक विवेक खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगा, जैसे उसके शरीर से एक जकड़न सी गायब हो गई हो, कोई बोझ उतर गया हो। उसने नई जिंदगी की एक लंबी सांस भरी। जो तंत्र प्रयोग अनामिका की आत्मा से बंधा था, वो उसके मुक्त होते ही खंडित हो चुका था। विवेक अब सुरक्षित था। वरुण जोर से अपने भाई को गले लगा और रोने लगा। वो अस्पताल का एक कमरा था। उसके अलावा वहां विवेक के माता पिता, प्रथम अंकल जो कि अब काफी ठीक हो चुके थे, और रौनिक और सुयश भी थे। उन दोनों ने सबको सब कुछ बता दिया था। कुछ ही देर में विवेक को भी अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, मगर उसके पहले वो एक बिस्तर पर सर झुकाए बैठी थी। विवेक की आहट पाकर उसने सर उठाया। कोमल, विवेक धीरे से बोला, और कोमल के गालों पे आंसू बहने लगे। तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ था, क्या उसकी इतनी बड़ी सजा थी, वो भी हर किसी को, मुझे भी? विवेक ने पूछा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस समय वो क्या महसूस कर रहा था। कोमल का चेहरा आंसुओं से तर था। एसिड फेंका गया था उस पर, वो भी हमारे ही अपने घर में। वो चिल्लाई। मैं आज भी सपने में उसकी चीखें सुनती हूँ। वो हिचकियां लेने लगी। प्रत्युष, तुषार और अंकित तीनों ही लफंगे, आवारा किस्म के थे और पक्के दोस्त थे। एक रात उन्हें एक रेस्टोरेंट में एक गुमा हुआ बैग मिला था, जो कि साफ साफ किसी लड़की का था। उसी बैग में एक मोबाइल भी था। वो कुछ तय कर पाते इसके पहले वो मोबाइल बज उठा था। प्रत्युष ने कॉल रिसीव की तो पाया कि लाइन पर दूसरी तरफ एक लड़की थी। उसने बताया कि वो बैग उसी का है और उसे याद नहीं कि वो उसे कहाँ भूल आई है। जवाब में प्रत्युष ने कहा कि वो बैग लौटा देंगे, वो अपना पता बता दे। अगले दिन वो पूरा दिन इंतजार करती रही, पर न बैग लौटाने वाले आए और न बैग आया। उसने मान लिया कि बैग चला गया, पर अभी रात बाकी थी। रात के 10 बज रहे होंगे। मम्मी पापा और कोमल एक रिश्तेदार की शादी में सम्मिलित होने गए थे। अनामिका घर पर अकेली थी। उसे अगले दिन ऑफिस का कोई जरूरी काम पूरा करना था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनामिका ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर वो तीनों ही खड़े थे। अनामिका ने उन तीनों का शुक्रिया अदा किया कि उसका बैग, मोबाइल और सारे जरूरी कागज पत्र उसे वापस मिल गए थे। काम खत्म। पर तभी अंकित को प्यास लगी और उसने पानी मांगा। अनामिका थोड़ा झिझक रही थी, क्योंकि वो तीनों ही शराब से महक रहे थे। पर अभी अभी उन्होंने इतना बड़ा एहसान जो किया था उस पर। वो पानी लेने अंदर गई और तीनों भी उसके पीछे चुपके से अंदर चले गए। तीनों इस बात को ताड़ गए थे कि वो उस वक्त घर पर अकेली थी, और फिर वो जोर जबरदस्ती पर उतर आए। जिस पल से उन्होंने फोन पर उसकी आवाज सुनी थी, तभी से उनके अंदर एक शैतान जन्म ले चुका था। वही शैतान जो उसके कपड़ों को नोचते समय
बाहर भी आ चुका था। अनामिका ने जमकर प्रतिरोध किया और वो उसे मारने पीटने लगे। कुछ देर बाद उसके शरीर पर कई घाव बन चुके थे। वो निढाल हो गई थी, पर वो इससे ज्यादा कुछ कर पाते इसके पहले ही लगातार दरवाजे की घंटी बजने लगी। अनामिका का परिवार वापस आ चुका था और उन्हें आभास भी था कि अंदर कुछ तो गलत हो रहा था। तुषार ने तुरंत अपनी गन निकाल ली और अनामिका को धमकाया कि अगर वो पकड़े ही गए तो वो सबसे पहले उसके पूरे परिवार को शूट कर देंगे। अनामिका ने घबराकर उन्हें पिछले दरवाजे के बारे में बताया। जब वो चले गए तो वो उठी और लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंची और उसे खोला। उस पर एक नजर डालते ही सबकी सब समझ में आ गया। सबने जल्दी से उससे पूछा। कोमल समझ गई थी कि अभी वो हैवान दूर नहीं गए होंगे। वो शोर मचाना चाहती थी, पर उसके पिता ने उसे डांट कर चुप करा दिया, कहीं हल्ला न मच जाए। बाद में एक और बहस इस बात को लेकर छिड़ गई कि अनामिका को अस्पताल कैसे ले जाया जाए। वो बुरी तरह घायल थी। कोमल की उसके पिता से फिर जमकर बहस हुई, जो नहीं चाहते थे कि किसी किस्म का बवाल हो। मम्मी अपना काम करती रही, कोने में खड़ी साड़ी में मुंह छिपाकर रोती रही। उनकी अपनी समस्याएं थी। उस समय अनामिका के चोटिल होने से ज्यादा उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगले हफ्ते जो लड़के वाले आने वाले थे उनका क्या होगा। कोमल घर से निकल गई और बड़े जतन करके एक नर्स को लेकर लौटी, जो अनामिका की मरहम भट्टी भी कर सके और उस बारे में मुंह भी बंद रख सके। पर वो अंदर ही अंदर सुलगती रही। अनामिका के अपराधी अब भी आजाद घूम रहे थे और इस बात की क्या गारंटी थी कि कल को उन्हें फिर किसी लड़की का कोई गुमा हुआ पर्स नहीं मिल जाएगा। कोमल और उसके दब्बू पिता में अक्सर तकरारें होती थी। कोमल उन्हें सजा दिलवाना चाहती थी और दूसरी तरफ उसके पिता मामले को दबा रहने देना चाहते थे। कुछ दिन बाद अनामिका के चोटों के निशान ठीक हो जाते और वो शादी करके दूसरे शहर में बस जाती। बस बात खत्म हो जाती। कौन पुलिस के चक्कर में पड़े, भगवान जाने वो लोग कौन थे। उनका कुछ होगा भी कि नहीं, पर रायता हर जगह फैल जाएगा। बार बार अपने पिता और छोटी बहन का झगड़ा देखकर अनामिका भी तंग आ चुकी थी। उसने कोमल को मना कर दिया कि वो कोई पुलिस केस नहीं करेगी। जो जैसा चल रहा है चलता रहे। उसके पिता बदनामी के डर से इतने आतंकित थे कि कुछ दिनों के लिए घर में काम वाली बाई या मिलने जुलने आने वालों का आना ही बंद करा दिया था। एक सुबह साफ सफाई के दौरान सोफे के नीचे से कोमल को एक बटुआ मिला, जिसमें एक विजिटिंग कार्ड भी था। वो किसी प्रत्युष का था और वो समझ गई कि वो उन्हीं हैवानों में एक था। उसे सोशल साइट्स पर और खंगालने के बाद उसके 2 और चमचे भी मिल गए और अनामिका ने बताया कि यही तीनों उस रात बैग पहुंचाने आए थे। कोमल चिंतित थी। वो लड़के वाकई बहुत बड़े संपन्न परिवारों से थे। उनसे भिड़ना आसान नहीं था। उस हादसे को 1 हफ्ता बीत चुका था। एक शाम अनामिका छत पर उदास बैठी यूं ही खाली सड़क को घूरे जा रही थी। तभी उसके घर के ठीक सामने एक चमचमाती कार आकर रुकी और खिड़कियों के कांच नीचे हुए और 2 मक्कार चेहरे उसे घूरने लगे। अनामिका सिहर उठी। उसने प्रत्युष और अंकित को अपने हमलावरों के रूप में साफ पहचाना था। अंकित उसे मुंह पर हाथ फेरते हुए कुछ इशारा करने लगा, जिसका साफ मतलब था कि वो उसे मुंह बंद रखने को धमका रहा था। फिर उसने एक उंगली गले पर फेरते हुए एक और खतरनाक इशारा किया, जिससे अनामिका बुरी तरह दहल गई। वो घबराकर उठी और जल्दी से वापस जाने के लिए मुड़ी और सीधा कोमल से टकरा गई। वो पीछे ही खड़ी थी और वो जाहिल हरकतें देख भी रही थी। वो उन्हें घूरती रही जब तक कि वो वहां से चले नहीं गए। वो अपनी बहन को तसल्ली देती रही। वो शांत हो गई थी, पर उन बदमाशों की उस हरकत से उसके तन बदन में आग लग गई थी। अंततः बिना किसी से पूछे कोमल ने उन तीनों की शिकायत दर्ज करा ही दी और पुलिस को वो वीडियो भी दिखाया जो उसने छत पर खड़े होकर चुपके से बनाया था, जब वो लफंगे उसकी बहन को धमका रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज करने में बहुत आनाकानी की, पर वीडियो की शक्ल में उन अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा सबूत था। एक दिन पुलिस स्टेशन से उसी संबंध में एक फोन आया जो अनामिका के पिता ने सुना और वो आग बबूला हो गए। कोमल ने कोई परवाह नहीं की और जमकर अपने पिता से बहस की। उसने कहा कि वो सिर्फ अपनी बेटी को बोझ समझते हैं और जल्द से जल्द उसकी शादी करके उससे छुटकारा चाहते हैं।
उन्हें उसके घायल मन की कोई परवाह नहीं। अनामिका अपने कमरे में बैठी अपने पिता और कोमल के झगड़े की आवाज सुन रही थी और रो रही थी। सच था कि वो मन से उन लड़कों को सजा दिलवाना चाहती थी, पर हमारे देश के कायदे कानून बस किताबों में ही सबके लिए एक समान है। हकीकत में वो अपराधियों के सामाजिक रुतबे और पहुंच पकड़ पर निर्भर करते हैं कि अपराधी कानून के शिकंजे में फंसेगा या उनकी धज्जियां उड़ाता चलता बनेगा। ये लोग अब चुप क्यों नहीं हो जाते? अनामिका खींचती हुई सोचने लगी। लड़ने में इतने गुम हैं कि ये भी होश नहीं कि बाहर कोई आया है। अनामिका पर किसी के आने की सूरत में बाहरी दरवाजा खोलने की पाबंदी थी, कहीं कोई उसे इस हालत में देख न ले। अब भी उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। बाहर कोई दरवाजा खटखटाए जा रहा था। वो उठी और अपने कमरे से बाहर आ गई। चाहती क्या हो तुम? सबको पता चल जाए, जुलूस निकल जाए हमारी इज्जत का। अरे कौन मानेगा कि उन लड़कों ने उसके साथ कुछ नहीं किया? एक बंद दरवाजे के पीछे से उसके पिता का स्वर उभरा। कोमल, अरे शादी टूट जाएगी उसकी। इतनी मुश्किल से तो आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता। अरे दी की हालत तो देखिए, शादी की पड़ी है मम्मी को और इज्जत की पड़ी है आपको। अरे हम लड़ेंगे, हिम्मत करेंगे, तब तो वो नॉर्मल हो पाएगी ना। कोमल चिल्लाई। बस अब और बहस नहीं, जो हुआ भूल जाओ, हम उनसे नहीं जीत सकते। बाहर खड़ी अनामिका ने अपने पिता की बात सुनी और उसका मन हुआ कि वो अभी घर का दरवाजा खोले और भागने लगे। भागती रहे, बस भागती रहे। तभी फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसे अच्छा लग रहा था कि वो अपने पिता की बात नहीं मान रही है और किसी बाहरी के लिए दरवाजा खोलने जा रही है। वो मन में उठते उस विद्रोह से खुश हो रही थी, पर उसे क्या पता था कि वो बाहरी खास उसके लिए ही आया था। उसने दरवाजा खोला और कोमल ने कसकर आंखें भींच ली। वो सब याद करना ही किसी पुराने घाव के हरे हो जाने जैसा था। विवेक सामने खड़े उसे घूरता रहा। वो भी विचलित लग रहा था। अब तक सुना था कि एसिड अटैक्स होते हैं, उस रात पहली बार अपनी आंखों से देखा। वो हमला असल में मेरे लिए था। मैंने ही पुलिस कंप्लेंट फाइल कराई थी ना उन अमीरजादों के खिलाफ। ऐसा करने से पहले वो घर को वॉच कर रहे थे और जानते थे कि बाहरी दरवाजा मैं ही खोला करती थी। पर उस रात हम अपनी बहस में ही उलझे रहे और दी, उसने आंखें पोंछी। वो चिल्ला रही थी। ऐसी चीख तो उसकी पहले कभी नहीं सुनी थी। हम सबकी पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आया, पर जब उसका चेहरा ऊपर हुआ तो वो शून्य में घूरती रही, जैसे अब भी अपनी बहन को देख पा रही हो। मेरी आंखों के सामने उसके चेहरे की स्किन गल गल कर नीचे गिरने लगी थी। विवेक बेचैनी से कसमसाया। उसने वो सब महसूस किया था। वो कोमल का दर्द भी समझ सकता था। हमने पानी डाला उसके चेहरे पर तब तक एसिड अपना काम कर चुका था। वो बहुत जल चुकी थी। हम हॉस्पिटल भागे, कोई पेन किलर असर नहीं कर रहा था। सारी रात चीखती रही वो। अब भी याद आता है तो लगता है कि काश उसकी जगह मैं होती। वो फिर रोने लगी। वो सांस नहीं ले पा रही थी, नली सिकुड़ गई थी, एक आंख भी गलकर बह चुकी थी, एक कान भी खराब हो चुका था। वो बोल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर कहते थे उसकी आवाज वापस आ जाएगी, समय लगेगा। समय, हाँ क्या दिक्कत थी? अब तो समय ही समय था उसके पास। करना क्या था? ना कोई उम्मीद, ना कोई उत्साह, सब खत्म। मैं जब भी उसका चेहरा देखती 1000 बार मरती। मैं पूछती हूँ, दुनिया का ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी सजा इतनी भयानक हो सकती है? वो घर लौट आई। सबको लगा बस इलाज ही करवाना है। असल दर्द तो वो झेल चुकी थी, मगर कहाँ, उस शैतान ने तो एक बार ही एसिड फेंका था उसके चेहरे पर। अभी बाकियों का एसिड फेंकना बचा था, उसके दुखते मन पर, जिंदगी पर और तो और उसके कैरेक्टर पर भी। दी बहुत सुंदर थी ना, तो आसपास के सारे जलन के मारों ने बिना कुछ जाने समझे ये मान लिया कि गलती उसी की रही होगी। होगा कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर, और क्या। पहले लड़कों का दिमाग खराब करो, फिर उनसे गलती हो जाए तो रोना रो बैठकर। बहुत हीरोइन बनी फिरती थी, जरूर इसने ही कुछ किया होगा, वरना और भी तो लड़कियां हैं, इसी के साथ क्यों हुआ? सभी इसी तरह की बातें करते थे। कुछ लड़के जिन्हें उसने शादी से मना कर दिया था, कुछ आंटियां जिनकी खुद की लार्ज इकोनॉमी साइज की लड़कियों के रिश्ते नहीं होते थे, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, हमदर्द होने का ड्रामा करते लोग, ये सभी अपने मुंह में एसिड भरकर ही घूमते थे ताकि मौका पड़ने पर उगल सके। वो घर में ही बंद रहती। अगर गलती से भी कभी छत पर या खिड़की पर बैठती तो घर के सामने उल्लुओं की तरह झांकने वालों का मजमा लग जाता। ओहो बेचारी, इतनी सी उम्र में क्या हो गया।
आंख फूटी है, दिखता नहीं क्या हो गया, इतना मन गीला हो रहा है तो कुछ मदद ही कर दो बेचारे की। मगर नहीं, मजाल है कि एक हाथ भी उठाओ मदद के लिए। कभी कोई बच्चा उसे देख ले तो चिल्लाकर भाग जाता था। एक बार मैं बाजार से घर लौट रही थी तो एक घर के बाहर से एक औरत की आवाज सुनी जो अपने बच्चे को डरपट रही थी। तू चुपचाप दूध पीता है कि मैं अभी बुलाऊं अनामिका दीदी को? देखा, मेरी बहन अब बच्चों को डराने का एक जरिया थी। उसने फिर हाथों में चेहरा छिपा लिया और सुबकने लगी। विवेक ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। क्या बोलता वो? शायद पहली बार वो ये सब किसी को बता रही थी। पूरा ऑफिस उसकी परिपक्वता और दृढ़ता का लोहा मानता था। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इन सब के पीछे क्या क्या छिपा हुआ था? एक के बाद एक कई सर्जरीज हुई उसकी। ज्यादातर तो स्किन ग्राफ्टिंग ही थी। घर की माली हालत बिगड़ने लगी। सरकार की तरफ से 2 लाख की मदद का प्रावधान है, वो भी मिले, पर तमाम कागजी कार्रवाई के बाद 1.5 साल में सब कुछ झोंक दिया हमने उसके इलाज में। उस घर को छोड़कर हमारा जो भी था सब बिक गया, पर अभी और की जरूरत थी। पापा इतना तनाव झेल नहीं सके और अब उन्हें खुद से भी नफरत होती थी कि वो कुछ नहीं कर पाए थे। एक रात वो दी के सराहने से उठकर अपने कमरे में गए तो अगली सुबह नहीं उठे। आज भी सब यही जानते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। मैंने किसी को बताया ही नहीं कि उन्होंने नींद की गोलियां खा ली थी। वो सुबकने लगी। मम्मी तो वैसे ही कमजोर थी, पहले अनामिका की वो हालत, फिर पापा का इस तरह जाना। वो भी चली गई हमें छोड़कर। पापा के एक दोस्त ने मेरी नौकरी लगवा दी, जिसके साथ ही मैंने पढ़ाई पूरी की। मेरा बस एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसे जोड़ सकूं उसके इलाज के लिए। पर उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। बस लिक्विड डाइट पर थी, चबाया नहीं जाता था उससे। 9 बजे के बाद की धूप बर्दाश्त नहीं थी। कई बार वो रात में चुपके से रोती और दर्द से कराहने लगती। उसकी वो आंख अब भी दुखती थी। पसीना, धूल, धुआं सबसे बचना होता था उसे। एक तो पुराना जख्म, ऊपर से इतने सारे ऑपरेशंस। मेरे मन में फिर से गुस्सा खौलने लगा। वो इतना कुछ भुगत रही थी और उसके गुनहगार अब भी अय्याशियां करते फिरते थे। उन्हें क्या फर्क पड़ता था कि किसी की जिंदगी किस तरह नर्क कर डाली थी उन सब ने। पर मुझे इंसाफ चाहिए था। मैं घुटकर नहीं रह सकती थी, पर जानती थी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ सरकार रेप को लेकर तो बड़ी सेंसिटिव है, लेकिन एसिड फेंकने वालों पर अब भी कोई सख्त कानून नहीं है। पता नहीं कोई इसकी गंभीरता को क्यों नहीं समझता। एसिड विक्टिम अपनी डेली लाइफ में जो भुगतता है वो वही जान सकता है, शरीर से भी और दिमाग से भी। एक पिंपल तक हो जाता है चेहरे पर तो लोग घर सर पर उठा लेते हैं। उसका क्या, जिसका पूरा चेहरा ही चला गया। सारी जिंदगी के लिए आईने से नफरत हो गई। एक दिन कुछ काम कर रही थी किचन में, जब मेरे हाथ पर कुछ बूंदे गर्म तेल की पड़ गई थी और मैं सिहर उठी थी, ये सोचकर कि उस रात दी पर क्या बीती होगी। नहीं, सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए थी और मैं रात दिन कोई ना कोई तरीका ढूंढती रहती। और तब मुझे किसी ने बताया काली के बारे में। काली? विवेक ने पूछा। हाँ, काली। उसके बारे में लोग यही जानते थे कि वो गैर कानूनी ढंग से पैसे लेकर लोगों के अबॉर्शन करने वाली एक दाई थी। पर जो उसे और ज्यादा जानते थे, उनसे पता चला कि वो बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक थी और वो उन अजन्मे बच्चों के शरीर पर तंत्र प्रयोग करके दोषियों को सजा दिया करती थी। वो बच्चे गिराने जैसा पाप जो करते थे। ओह, विवेक बोला। हाँ, उसके संभावित ठिकानों पर बहुत ढूंढा मैंने उसे, बहुत भटकी, पर वो छिपकर रहती थी। मैंने सुना है कई बार पुलिस के फेर में भी पड़ चुकी थी, शायद इसलिए। ऐसे ही एक दिन घर लौटी तो चिराग को वहां पाया। चिराग? विवेक ने पूछा। कॉलेज में मेरे साथ था, मुझे पसंद करता था, अपनी फीलिंग्स छिपाता तक नहीं था। वो इस मुश्किल समय में मेरी मदद करना चाहता था। मदद? हाँ, जब दी एडमिट थी तब नहीं आया। मम्मी पापा दोनों चले गए, वो तब भी गायब था। अब आया था मदद करने, या यूं कहो शादी करने। व्हाट नॉनसेंस, तब तुम शादी कैसे कर सकती थी? अनामिका का क्या होता? विवेक बोला और कोमल उसे देखने लगी। ऐसे ही थोड़ी वो उसे पसंद करती थी। उसे लगा वो मेरी मजबूरियों का फायदा उठा सकता है। आखिर कौन था मेरा एक लाचार बहन के सिवा? वो जोर जोर से कहने लगा कि दी मेरी किस्मत में रोड़ा है, मेरी जिंदगी का ग्रहण है, मैं उसकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ और मैंने उसे भगा दिया वहां से। पर मुझे नहीं पता था कि दी ये सब सुन रही थी। उस रात खाने पर उसने मुझे बार बार समझाया कि मैं चिराग से शादी कर लूं, वो अपना ध्यान रख लेगी। उसकी हालत मैं समझ सकती थी। पहले ही जो कुछ भी हुआ, घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, मम्मी पापा का चले जाना, इन सब के लिए वो खुद को दोषी मान रही थी। अब उसे लग रहा था कि कहीं उसकी वजह से मेरी जिंदगी भी जाम होकर न रह जाए। कुछ समय बीत गया। माँ की कुछ ज्वेलरी बेचकर
और कुछ अपनी सेविंग्स मिलाकर मैं उसे दोबारा एडमिट कराने की तैयारी करने लगी। इसी सिलसिले में हॉस्पिटल गई थी और जब शाम को लौटी वो जा चुकी थी। खत्म कर लिया था उसने खुद को मेरे लिए, ताकि मैं आजाद होकर अपनी जिंदगी जी पाऊं। वो घुटनों में सर छिपाकर रोने लगी। अब विवेक उसके बगल में बैठ गया और उसे शांत कराने लगा। वो विक्षिप्तों की तरह अपनी बहन के शरीर को थामे बैठी रही। ये क्या कर डाला दी? एक बार भी नहीं सोचा कि छोटी कैसे अकेले रहेगी? पहले पापा, फिर मम्मी और अब तुम। कितनी अकेली हो चुकी हूँ मैं। कुछ न कर पाई, सब निकलता गया मेरे हाथ से। वो बहुत देर तक विचार शून्य होकर बैठी रही। आधी रात होने को आई जब किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया, पर बड़े ही आहिस्ता से। कौन हो सकता है इस वक्त? और उसे वो हमला याद आया। देख लूंगी। वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सच तो ये था कि अब उसके मन से डर पूरी तरह जा चुका था, पर यह उसका वहम था। दरवाजा खोलते ही उसकी घिघी बन गई। हे भगवान, क्या ये कोई भूत है? कैसी अजीब सी औरत है। चौखट पर वो खड़ी थी, काले कपड़ों में, उलझे हुए तार की शक्ल में बाल, चपटा चेहरा और बड़ी बड़ी डरावनी काली आंखें जो लालिमा लिए हुए थी। दोनों आंखों के बीच बड़ी सी लाल गोल बिंदी, अजीब मनकों और मोतियों की बहुत सी मालाएं पहन रखी थी उसने। और अगले ही पल एक झटके से कोमल को धकेलते हुए वो अंदर आ गई और पलटकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। फिर वो उसकी तरफ पलटी। क्यों ढूंढ रही थी मुझे? हाँ, वो औरत मर्दों जैसी भारी आवाज में बोली। मैं आपको। कोमल हरकलाई। मैं काली, ऊंचा सुनती तू? और कोमल मुंह फाड़े उसे घूरने लगी। लोग जरूर 100% सच बोलते थे उसके बारे में। थी तो वो इंसान ही, लेकिन आम इंसानों से बहुत अलग। उसके पास से अजीब सी ऊर्जा फूटती हुई महसूस हो रही थी। अरे बोल ना, काली गुस्सा कर बोली। कोमल ने सर झुका लिया और मुड़कर अंदर चली गई। काली उसके पीछे आने लगी। वो अपनी बहन के शरीर के पास आकर बैठ गई। ताता, कौन है ये? ये तो मर गई। काली उसे घूरती हुई बोली। मेरी बहन है, इसी की वजह से ढूंढ रही थी आपको। फिर कोमल उसे सब बताती गई। वाह रे कलयुग की रामायण, इतनी सारी सीताएं, उससे भी ज्यादा रावण, और राम है कि दिखते ही नहीं। काली वितृष्णा से बोली। वैसे मेरी समझ में नहीं आता, ये तेजाब में ऐसा क्या है जो बस छोकरी लोगों की चमड़ी जलाता है ये हर बार? काली उसके बगल में बैठती हुई बोली। कोमल झटके से सर उठाकर उसे देखने लगी। क्या मतलब? वो सकपकाई। एक बार बस मर्दों को ये याद दिलाने की जरूरत थी कि थोबड़ा तो उनके पास भी है, और तेजाब डाला तो वो भी बराबर से जलेगा। मजाल है कि फिर किसी की खोपड़ी सटकती, फिर कोई लड़की जलती। चल, तू तो अकेली है, पर बहुत सी छोरियां देखी है मैंने सताई हुई। उनके घर में मर्द की जात नहीं होती क्या? मतलब हम भी वही करें जो उन अपराध। वही बोलती मैं, वही करे। और सुन, बदला लेना है तो बदले की तरह ले। ये सही गलत, अपराधी, ये सब कचरा निकाल दे खोपड़ी से। जब एक बार सामने वाले की तरफ से गलत होने की शुरुआत हो गई, तो अब जो भी होगा गलत ही तो होगा ना। चुपचाप सहना गलत, और बदला लेना, चल मान ले गलत ही सही। वो लापरवाही से बोली। कोमल सोचने लगी, क्या सजा क्या है? किसी तेजाब फेंक दूं की? पता किया? फिर काली बोली। 10 साल की कैद। और कितनों को हुई है? जितना मैंने सुना है ज्यादातर तो बेल पर ही बाहर आ जाते हैं। कोमल कड़वाहट से बोली। जबकि लड़कियों को मुफ्त की उम्र कैद। वो अनामिका के जले हुए चेहरे को देखकर बोली। बता, अब समझ में आया ये टिड्डियों की तरह क्यों बढ़ रहे हैं? अरे अभी मैं तेरा हाथ काट दूं और सरकार सजा के तौर पर मेरे नाखून कटवा दे, तो कल को मैं तेरा दूसरा हाथ काटने न खड़ी हो जाऊंगी। अरे सही गलत इंसान समझते हैं, इंसान। जानवरों को बस डरा कर काबू किया जा सकता है, समझी? मैं क्या करूं? कोमल बोली। पहले बता, बदला चाहती है? हाँ, अब बस वही चाहिए और कुछ नहीं, तो तेरा काम हो जाएगा। किसी और का भी तो काम बनाना है मुझे, वो बुदबुदाई। क्या कहा? बताने का समय नहीं। बोलती हुई वो उठी और अनामिका को एक चादर खींचकर ढक दिया। सुबह से पहले लौटूंगी मैं, और सुन, अभी से बस इसी समय से मुंह सिल ले अपना, सबके लिए। किसी को न बताना कि तेरी बहन मर गई, और मेरे बारे में तो बिल्कुल मुंह बंद। वो चेतावनीपूर्ण लहजे में बोली। अनामिका ने सर हिलाया। कुछ देर बाद वो लौटी और उसके साथ 3 लोग थे। 2 आदमी जो शायद उसी के लिए काम करते थे, और एक बुढ़िया। अनामिका ने देखा वो बहुत ही अजीब सी बूढ़ी औरत थी, गोल चेहरे वाली, नाटी और थोड़ी झुकी हुई। उसकी दोनों आंखें असामान्य आकार की थी। उसने प्रश्नसूचक नजरों से काली को देखा। देख, मैं ये नहीं करूंगी, अभी कुछ दिन तो नहीं, पुलिस का पंगा होकर हटा है, पर मौसी काम आएगी तेरे। काली बोली। ये आपकी मौसी है? ये मेरे समान बहुतों की मौसी है, काली बोली, जो कोमल के सर के ऊपर से गया।
पर वो इतना समझ गई कि वो बुढ़िया उससे भी ज्यादा ताकतवर थी और शायद उसके लिए गुरु का दर्जा रखती थी। उसने चादर उठाकर अनामिका को देखा। घर में कोई कमरा ऐसा है जो थोड़ा अलग, शांत हो, ज्यादा आना जाना ना हो वहां? बुढ़िया बोली। वैसे तो यहाँ बेसमेंट है, मतलब तल घर, कोमल बोली। बुढ़िया की आंखें चमक उठी। कुछ देर बाद, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे उसका अंतिम संस्कार। अरे अब और कितना जलाएगी उसे? बस देखती जा, तू जो चाहती थी वही होगा, बल्कि तेरी बहन खुद अपना बदला लेगी, समझी? काली बोली। वो सारे अब बेसमेंट में थे। काली के साथ आए 2 आदमी फर्श को तोड़ते हुए गड्ढा खोद रहे थे। बुढ़िया वहीं बैठी रही। वो वैसे भी बहुत कम बोलती थी। कोमल मन महसूस कर चुप रही। अनामिका का इस तरह जमीन में दफन होना उसे पसंद तो नहीं आ रहा था, पर यही इकलौता रास्ता था उसके गुनहगारों को सजा दिलाने का। जब गड्ढा पर्याप्त खुद गया तो बुढ़िया अपनी जगह से उठी। उसने बुदबुदाते हुए अपने सर का एक बाल तोड़ा और उसे अनामिका की लाश की बाईं कानी उंगली पर लपेटने लगी। फिर उसने एक काले कपड़े की मांग की। कोमल ले आई। उसने उसका एक रेशा निकालकर अपने मुंह में रख लिया और उस कपड़े से लाश को पूरी तरह लपेट दिया। फिर उसने उन आदमियों से कहा कि उसे दफना दे। यही नहीं, किसी को शक न हो इसलिए अब जल्द ही उस पर नया पलस्तर भी करवा दिया जाए। 21 दिन और लगेंगे मुझे, और उसके बाद जैसा चाहो, बुढ़िया कोमल से बोली। कोमल ने सहमति में सिर हिलाया। और इन 21 दिनों में उन तीनों का कोई सामान चाहिए होगा, खास तौर पर उनका कोई जूठा बर्तन। काली वैसी ही थी जैसा उसके बारे में सुन रखा था। उसके अपने नियम थे, सही गलत की अपनी परिभाषा थी। वो जो करती थी उसके पीछे उसका कोई मकसद था। पर मौसी वो अलग थी। वो बस एक भूखी बिल्ली थी जिसे चूहों का शिकार करने में आनंद आता था। इसलिए काली ने उसे वो सारा मामला सौंप दिया था। वो खुशी खुशी इसके लिए तैयार थी। अब बस उन तीनों हैवानों के किसी जूठे बर्तन को इकट्ठा करना था मुझे। मुश्किल था पर हो गया, कोमल बोली। पर मामला 3 पर ही तो नहीं रुका ना कोमल, विवेक ने कहा, जो अब तक मंत्रमुग्ध सा उसकी बातें सुने जा रहा था। कैसे रुकता विवेक? न तो वो पहले थे न वो आखिरी थे, कोमल कड़वाहट से बोली। एक शाम मैं यूं ही बीच पर टहल रही थी। सबकी बहुत याद आ रही थी, मम्मी, पापा, दी। तभी मैंने देखा कि एक लड़की एकांत में बैठकर रो रही थी, अकेली। मैं उसके पास गई। मुझे उस पर बहुत तरस आया। उसके पास न कोई सर छिपाने की जगह थी और न ही पैसे। वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। मैं उसे अपने घर ले आई कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, पर अनहोनी तो हो चुकी थी। वो नफरत से बोली। मतलब? वो लगातार एक एजेंसी के चक्कर लगा रही थी, बहुत से ऑडिशन दे चुकी थी और एक प्रोड्यूसर का सेक्रेटरी अच्छा फायदा उठा रहा था उसका। कहता था कि काम दिलवा देगा, पर हर चीज की एक कीमत होती है और वो लड़की कई दिनों से बस एक मौका पाने की कीमत चुकाई जा रही थी और वो जानवर बस उसका फायदा उठाए जा रहा था। उसे कभी कोई ब्रेक दिलवाने का तो उसका मूड था ही नहीं। मैंने उससे कहा कि एक बार और वो उसके पास जाए और उसे सब समझा दिया कि क्या करना है। वो लौटी एक शराब के गिलास के साथ और हमने सेक्रेटरी साहब को बकायदा फील करवाया कि वाकई हर चीज की कीमत होती है। इतने दिनों से ये जो मुफ्त के मजे लूट रहे थे ना, अब चुकाओ उसकी कीमत। वो बड़े हिंसक भाव से बोली। फिर क्या? फिर देखा होगा न्यूज में, धीरज कपाड़िया नाम के बंदे ने खुद का सर माइक्रोवेव में डाल दिया था। ओह हाँ, वो वही था। ये शुरू तो किया था उन हैवानों के लिए, पर खत्म ही नहीं कर पा रहे थे। एक के बाद एक शैतान मिलते गए। वो लड़की भी अब हमारे साथ हो ली। उसे एक ठिकाना, सर छिपाने की जगह मिल गई और वो अब हमारी मदद करती। क्या वही मेघा गुप्ता थी, नकली अनामिका? विवेक ने पूछा। कुछ दिन तो वो हमसे जुड़ी रही। मौसी भी अब उसी घर में रहती और वो उन्हें दादी बुलाती और बहुत चाहती थी। और मैं एक दूसरा फ्लैट लेकर अलग से रहने लगी। नहीं चाहती थी कि मेरा कोई भी संबंध इन सब चीजों से जुड़े, पर मेघा अब उकताने लगी थी। इसके अलावा मौसी। क्या मौसी? मैं और मेघा तो लोगों को सबक सिखाना चाहते थे, पर उसे बस लोगों की बलि लेने में मजा आता था। हम देखते थे कि पर्स पहुंचाने आया बंदा कैसा है, पर मौसी को इससे मतलब न था। उसे हर चाय के जूठे कप पर तंत्र प्रयोग करना होता था। ऐसा लग रहा था वो ये करना ही चाहती थी और काली ने मेरे रूप में उसे ये मौका दे दिया था। और फिर तुम आए। विवेक ने चौंक कर सर उठाया। मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो, पर तुमसे मिलने के बाद मेघा एकदम से विद्रोही हो उठी। तुम्हें हॉल में बैठा छोड़ वो शायद किचन में आ गई थी और मुझसे खूब बहस की कि इस वाले को जाने दो, ये बंदा शरीफ है,
मतलब कि तुम। और विवेक का मन आत्मग्लानि से भर उठा। तो इसका मतलब मेघा ने उसकी जान बचानी चाहिए थी और वो उसने कब बदलकर उसे ही। पर तब वो कहाँ जानता था कि वो ठीक ठीक क्या कर रहा है। मुझे अफसोस है उसकी मौत का, वो बोला। मुझे भी। मुझे वो सब बहुत पहले ही बंद कर देना था, पर बात बढ़ती जा रही थी। हर सताई हुई लड़की मुझे मेरी बहन लगती और मैं एक और शिकार उछाल देती मौसी की तरफ। और मेरा तरीका तो देखो, वो कुछ भी हो सकता था, पर मैं हमेशा पर्स ही प्लांट करती थी। बाद में मेघा से भी वही करवाया, क्योंकि पर्स लौटाने आए लंपटों को मजा चखाने में मुझे खास मजा आता था। सब कुछ यहीं से तो शुरू हुआ था ना। वो तीनों नरक के कीड़े भी तो पर्स लौटाने ही आए थे ना पहली बार। कोमल, तुमने जो कुछ पहले किया वो ठीक था, लेकिन बाद में, अरे बदमाश बदमाश में भी फर्क होता है। वो तीनों तो चलो क्रिमिनल्स ही थे, पर मयंक सरीखे लोग, उतना आवारा कौन नहीं है आजकल। सबको इतनी भयानक सजा। मौसी पर मेरा जोर नहीं चलता था। वो अड़ जाती थी, घूरे रहती थी कि कब बंदा चाय पीकर जाए और वो खाली कप पर कब्जा जमा सके। एक दो बार तो जबरदस्ती मेघा ने कुछ लड़कों के जूठे कप या तो साफ कर दिए या फिर तोड़ दिए। मौसी चिढ़ जाती और धमकाती कि वो चली जाएंगी। पर क्या पर? विवेक, तुम्हारे साथ वो सब, मैं बहुत अपसेट थी मेघा की मौत से। तो वरना, तुम्हें पता है कोमल, वो उसके चेहरे पर हाथ फिराता हुआ बोला, तुम्हारी बहन अब ये सब नहीं चाहती। मैंने बात की थी उससे। क्या? हाँ, तभी तो वो मुझे अपनी लाश तक लेकर गई ताकि मैं उसे मुक्त करा सकूं। और वैसे भी कोमल, तुम्हारे बिना बताए भी मैं जानता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ था। वो सब देखा और महसूस किया था मैंने। शायद दुनिया का इकलौता हूँ मैं जो बिना कुछ खुद के साथ हुए भी एसिड की जलन का दर्द जानता हूँ। अनामिका गई, उसके गुनहगार भी गए, बहुत से लोग खामखा भी गए। अब बस, बस करो। खामोशी छा गई। कोमल सर झुकाए बैठी रही और विवेक उसके कुछ बोलने का इंतजार करता रहा। तुमने मेरी जान बचाई, वो धीरे से बोली। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने वो सब जो किया वो किन हालातों में किया। तो अब जाने दो, अब सब ठीक है। विवेक बात बदलता हुआ सा बोला। मतलब कि तुम पुलिस को? नहीं, जो कुछ भी हुआ वो तुम जानती हो या मैं, कुछ थोड़ा बहुत रौनित और श्रेयस भी, पर मैं उन्हें समझा दूंगा। अब इसे यहीं खत्म करो। कोमल सर उठाकर टकटकी लगाए उसे देखने लगी। मर्द के नाम पर अब तक उसने उन 3 हैवानों को देखा था, उन जैसे दूसरों को देखा था, अपने बुज़दिल पिता को देखा था, मौका परस्त कॉलेज के साथी चिराग को देखा था, मयंक जैसे लंपट को देखा था, पर विवेक भी तो था उसके पास। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसके साथ था। आज जैसे ऊपर वाले ने बीते दिनों के उसके सारे नुकसानों की भरपाई एक साथ कर दी थी उसके रूप में। कोमल ने नौकरी छोड़ने और कहीं दूर चले जाने की बहुत कोशिशें की, पर विवेक ने हर बार उसे रोका। जब अगले महीने उसका जन्मदिन आया तो उसने उसे शादी के लिए वैसे ही प्रपोज किया जैसे उसने पहले से सोच रखा था। कोमल ने बात करने के लिए काली को बहुत तलाशा, पर वो नहीं मिली। मौसी को उसने पहले ही वापस भेज दिया था जब से विवेक ने उसके फ्लैट पर उसे देख लिया था। एक सुबह कोमल और विवेक रजिस्ट्रार के दफ्तर से बाहर निकले। कानूनन वो अब पति पत्नी थे। उनके साथ विवेक का परिवार और कुछ करीबी दोस्त भी थे। उनमें रौनित और सुयश भी थे, जिनसे अब उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो सभी हंस बोल रहे थे, खासे रोमांचित थे। आज शाम वो इसी खुशी में पार्टी भी करने वाले थे। कोमल को लगता था कि जो कुछ भी बीते दिनों में हुआ था, उन सब की वजह से वो कैसे विवेक के साथ सामान्य तरीके से रह पाएगी। पर सच तो ये था कि उन सारी घटनाओं की वजह से उनका रिश्ता और भी मजबूती से जुड़ गया था। वो विवेक और अपने बाकी दोस्तों को देखकर खुश हो रही थी, जो बधाइयां देने में जुटे हुए थे। उसे तो यह एहसास तक नहीं था कि कुछ दूरी पर पार्किंग के पास लगे एक पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा था। वो काली थी। वो कई दिनों से उस पर नजर रखे थी और उसे पता भी नहीं था। पहले भी उसने यही किया था। अगर उसे मिलना होता तो वो खुद सामने आती, पहले की ही तरह। उसने कोमल को विवेक से बातें करते मुस्कुराते देखा और बड़बड़ाई, चल ठीक है, खुश रह। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस कहानी